एनबीसी आवाज के मोतीलाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुपुर जैन कुनिया और आप देख रहे हैं मिड कैप मंथ। चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं अभी की हेडलाइंस पर। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की उम्मीद और क्रूड में नरमी से बाजार में बड़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी 500 अंक उछलकर 23,400 के करीब। बैंक निफ्टी भी 1300 पॉइंट उछला। मिड कैप और स्मॉल कैप 2.5 से 3% उछाल के साथ कर रहे आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक और स्पॉटलाइट सटीक। गोल्ड सिल्वर की कीमतों में रिकवरी से हिंदुस्तान जिंक और मुथूट फाइनेंस करीब 5% चले। वहीं क्रूड में नरमी से पिडिलाइट में तेजी। वहीं स्पॉटलाइट, अशोक लेलैंड और डिलीवरी में मजबूती। बाजार में आज चौतरफा तेजी। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में जोरदार उछाल। इंडेक्स में 4% से ज्यादा का उछाल। कंज्यूमर ड्यूरेबल में 4 से 6% उछले ब्लू स्टार, वोल्टास और हैवेल्स। वहीं रियल्टी, केमिकल्स, एनबीएफसी, मेटल सेक्टर भी 2.5 से 3% बढ़ चढ़े। आज का चार्ट जीपीडी कैपिटल मार्केट इंडेक्स 2.5% मजबूत। वहीं मजबूत चार्ट के दम पर 3% चढ़े एंजल वन और सीडीएसएल। वहीं टीवीएस मोटर्स, एक्सिस बैंक और यूपीएल में भी अच्छी खरीदारी। ईएमएस शेयरों में पकड़ी रफ्तार। 6% चढ़कर कैनस्टेक वायदा के टॉप गेनर में शामिल। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन और एम्बर और सिरमा में भी उछाल। रेलवे की 2 सरकारी कंपनियां आरवीएनएल और इरकन का हो सकता है मर्जर। सूत्र के मुताबिक शुरू हुई दोनों कंपनियों के मर्जर की प्रक्रिया। वित्त मंत्री ने बजट में किया था पीएसयू मर्जर का ऐलान। दोनों शेयरों में जोरदार तेजी। चलिए तो एक बार नजर डाल लेते हैं मूड माहौल क्या है मार्केट में। फिलहाल देखें तो दूसरे दिन एक अच्छा माहौल बाजार में आपको बनते हुए नजर आएगा। निफ्टी करीबन 500 अंक ऊपर आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी देखें तो वहां पर भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% इनफैक्ट ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 1350 अंक ऊपर आपको बैंक निफ्टी कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। मिड कैप देख लीजिए, स्मॉल कैप देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स आपके लिए पुल अप करे तो एक अच्छी हरियाली, एक अच्छा मूड माहौल फिलहाल दूसरे दिन मार्केट में बनता हुआ दिखा है। सेक्टोरल इंडेक्सेस पे भी नजर डालते हैं। आज पीएसयू बैंक, साथ ही साथ फाइनेंशियल के सेक्टर्स, ऑटो और इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 2631 शेयर्स नजर आ रहे हैं जो कि हरे निशान में बुल्स की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और बाकी 400 शेयर्स ये जो आपको लाल निशान में दिखेंगे। लेकिन हीट मैप आपकी स्क्रीन पर है। सेक्टोरल वॉच यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी 2.5% की तेजी। यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी पीछे नहीं है। पीएसयू बैंक, डिफेंस में 1.5% ऊपर आपको नजर आएगा। पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी रियल्टी पे तो 2.5% ये सेक्टर भी ऊपर है। फार्मा में भी अच्छा खासा कारोबार फिलहाल देखने को मिल रहा है। 2% ये सेक्टर आपको ऊपर नजर आएगा। ऑयल एंड गैस, बीएसई कैप गुड्स भी देखें तो यहाँ पर भी अच्छा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। चलिए तो एक बार मार्केट चेक ले लेते हैं हमारे गेस्ट के साथ। और मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से आज जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं उनका भी एक बार स्वागत कर लेते हैं। सर बताएं मार्केट पर आपका क्या व्यू है फिलहाल? नुपुर जी, बिल्कुल देखिए 2 दिन से अच्छी अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है मार्केट्स में। कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 2% गेन्स देखने मिल रहा है निफ्टी में। तो अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं, निफ्टी में ऑलमोस्ट 23,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। क्लियरली एक निफ्टी जो था लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा था और एक चैनल में ट्रेड कर रहा था। चैनल का रेजिस्टेंस जो था 23,500 के आसपास है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल्ट ले सकता है मार्केट्स। और कल मार्केट हॉलीडे है, हो सकता है ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पे एंटिसिपेट कर सकते हैं सेकेंड हाफ में। तो और ओवरऑल बिल्कुल मार्केट ओवरसोल्ड सिनेरियोस थे अभी भी। तो हो सकता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेट के चक्कर में हम लोग थोड़ा डिप देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट्स देखा है तो 23,300 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स अभी दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के लिए। आज का क्लोजिंग अहम रहेगा। अगर 23,300 के ऊपर आज का क्लोजिंग हो जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक फिर से आने वाले दिनों में एक फॉलो अप बाय कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है, जो कि 23,500 से लेके 23,700 के आसपास तक अपमूव देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी हमने अच्छी रिकवरी देखने मिल रही थी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी के लिए 53,500 के पास है। तो हो सकता है कि आज का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे अगर 53,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, मुझे लग रहा है कि जो रैली है, रिलीफ रैली और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है आने वाले दिनों में।
बिल्कुल हरीश जी, एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिल सकता है मार्केट में। सर, इस मुड़ माहौल में कहाँ आप खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं और कौन से आपके टॉपिक्स रहेंगे? नुपुर, दो स्टॉक से मेरे रडार पे। पहला स्टॉक रहेगा कि देखिए, पहला स्टॉक एथर एनर्जी रहेगा। एथर एनर्जी में हमने देखा है तो लास्ट ईयर कुछ दिनों से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था, एक क्लियरली एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है। मुझे लग रहा है कि मार्केट के इतना वीकनेस के बावजूद स्टॉक कंसोलिडेट ही कर रहा था। तो और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है बाइंग के लिए। और आने वाले दिनों में 825 से लेके 835 के टारगेट्स के लिए बाइंग किया सकता है करंट लेवल्स पे एथर एनर्जी। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 750 का एथर एनर्जी में। और दूसरा स्टॉक रहेगा अरविंदो फार्मा में। अरविंदो फार्मा में देखा है तो ये क्लियरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक प्राइस आज के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3% का गेंस देखने मिल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में और भी अच्छे अपमूव देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे और थोड़ा डिप्स में भी खरीदने की मौका रिकमेंडेशन रहेगा अरविंदो फार्मा में। टारगेट्स बनाएंगे 1380 और 1400 के लेवल्स के लिए। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1280 का अरविंदो फार्मा में। बिल्कुल सर, तो औरोबिंदो फार्मा पर यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक फोकस में 3% ऊपर भी फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन समझते रेलवे सेक्टर में जो बड़े कंसोलिडेशन की खबर आती हुई दिखी है, उस पर एक बार नजर डालते। सूत्रों के मुताबिक देखें तो आरवीएनएल और इरकन का मर्जर जल्द हो सकता है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ लक्ष्मण रॉय जी जुड़े। बताएं सर, क्या अपडेट है यहाँ पर? मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रेलवे की दो सरकारी कंपनियां इरकॉन और आरवीएनएल, इन दोनों के मर्जर पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। और इन दोनों कंपनियों को मर्जर की जो बारीकियां हैं, जो शर्तें हैं, क्या तौर तरीके होंगे, उसको अध्ययन करने के लिए रेल मंत्रालय के अधिकारी इसमें जुट गए हैं। और बहुत जल्द इसके प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक बार इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय की तरफ से अंतिम रूप दे दिया जाएगा, उसके बाद इसको सीजीडी के पास भेजा जाएगा, यानी कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो है उनके पास भेजा जाएगा। और फिर वहां से मंजूरी मिलने के बाद ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास जाएगा और फिर इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। अभी बता दूं कि आरवीएनएल में सरकार की हिस्सेदारी 72.8% है और इरकॉन में 65.17% है। इन दोनों कंपनियां लगभग एक ही तरह का काम करती हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम करती हैं। और सरकार का मकसद ये है कि जब इन दोनों कंपनियों का मर्जर कर दिया जाएगा तो ये दोनों कंपनियां मिलकर के एक बड़ी कंपनी बन जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि जब भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जब भी कोई बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट होगा, चाहे भारत में हो या फिर विदेशों में हो, ऐसे प्रोजेक्ट के लिए मिलकर के जो कंपनी बनेगी वो टेंडर करने के लिए, बोली लगाने में ज्यादा सक्षम होगी, उन प्रोजेक्ट को पूरा करने में ज्यादा सक्षम होगी। और कंपनियों में अभी जो ओवरलैप होता है, एक ही तरह का दोनों कंपनियां जो काम कर रही होती हैं, आपस में जो कंपटीशन होता है, जबकि दोनों का मालिकाना हक सरकार के पास है, तो वो कंपटीशन खत्म होगा और मिल करके एक ज्यादा प्रोजेक्ट, ज्यादा कारोबार फैला सकेंगे। इसी मकसद से इस मर्जर की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। हालांकि बता दूं कि वित्त मंत्री ने बजट में ही कहा था कि ऐसी सरकारी कंपनियों की पहचान की जा रही है जो एक ही क्षेत्र में काम कर रही हैं, आपस में कॉम्पिटिशन कर रही हैं, इनके मर्जर पर आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री के बजट में इस ऐलान के बाद पीएफसी आरईसी के मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ी और अब ये रेलवे सेक्टर की दो कंपनियां आरवीएनएल और इरकॉन के मर्जर की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। हालांकि अधिकारी ये बता रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, अलग अलग पहलुओं की समीक्षा करनी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी आपका पूरी डिटेल्स बताने के लिए। चलिए, अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और शेयर्स और बात करेंगे, उन पे करेंगे चर्चा। चलिए, तो आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मंत्रा में। आगे बढ़ते हैं शो में और एक बार नजर डालते हैं वेस्ट एशिया वॉर के चलते हीलियम गैस की सप्लाई में कमी आती हुई नजर आ रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑप्टिकल फाइबर और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां इनकी कमी से परेशान हैं। क्या होगा इसका असर, बता रहे हैं हमारे साथ संवाददाता असीम मनचंदा जी। असीम जी, बताएं क्या इम्पैक्ट ये दिखा सकता है कंपनीज पर? देखिए, पूरी दुनिया में चुनिंदा देश है जो कि हीलियम का उत्पादन करते हैं और उसमें से कतर है जो कि 35% तक का हीलियम की सप्लाई पूरे विश्व के अंदर करता है। और 2 मार्च को ईरान ने जो कतर है उसकी रिफाइनरी के ऊपर हमला किया था, उसके बाद से वहां पर काफी रिफाइनरी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफी कम हो गई है। कतर ने ऑलरेडी फोर्स मजारे इन्वोक कर लिया और कहा है कि आगे आने वाले दिनों में उसके निर्यात में 14% तक की कमी आएगी। तो इसके चलते हीलियम के दाम भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। स्पॉट
मार्केट में अगर बात करूं तो दाम करीबन 50% के आसपास ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और आगे भी अगर ये वार जारी रहती है तो आगे भी इसमें आपको कीमतों में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। और हीलियम का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बनाने के अंदर जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उसके अंदर होता है और उसके साथ साथ एमआरआई मशीन के अंदर भी उसका इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल फाइबर को ठंडा रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आने वाले दिनों में इन इंडस्ट्री के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। अभी जो खासतौर पे जो इंडस्ट्री है वो सप्लाई की परेशानी से काफी तेजी से जूझ रही है। तो आने वाले दिनों में इनकी परेशानी बढ़ सकती है, उत्पादन पर भी असर इनके पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी डिटेल समझाने के लिए। लेकिन एक बार स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं और हमारे गेस्ट से भी एक बार चर्चा करते हैं इन स्टॉक्स पर उनका क्या व्यू फिलहाल बन रहा है। सीजी पावर, कैंस, HFCL, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी सारे स्टॉक बजिंग आपको दिखेंगे। तो एक बार हरीश जी से भी पूछ लेते हैं, सर आपका कोई यहाँ पे टॉपिक है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सेक्टर को? अगर देखा जाए तो पहले अगर सीजी पावर की बात करते हैं इस सेक्टर में पूरा मुझे लग रहा है कि सीजी पावर एक और परफॉर्मर रह सकता है स्टॉक में। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस जो है जिस तरीके से कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। इमीडिएट बेसिस में 700 के करीबन एक छोटा सा रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है। अगर 700 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक स्पर्ट देखने मिल सकता है जो कि 750 से लेकर 760 के लेवल तक एंटिसिपेट किया जाता है एक अप मूव। तो ओवरऑल अगर इस पूरा सेगमेंट में देखा है तो सीजी पावर एक बेहतर स्टॉक रहेगा, करंट लेवल्स पे भी खरीदने के लिए मौका बन सकता है। नीचे में 650 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है सीजी पावर में। सीजी पावर में एक अच्छा मौका बन सकता है। स्टॉक फिलहाल 3% ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मिड कैप मंत्रा में। आगे बढ़ते हैं शो में और एक बार नजर डाल लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की अपडेट पर। अगर आपको म्यूचुअल फंड में मुनाफा हो रहा है और आप टैक्स हार्वेस्टिंग का फ़ायदा उठाकर टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसी पर जानते हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर और CEO मोहित गर्ग से। ये टैक्स हार्वेस्टिंग होती कैसी है और कैसे ये आपके लिए काम करती है? आई थिंक जो सबसे पहला सवाल सभी के जहन में आता है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग का, कि किस तरह से हम टैक्स को बचा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं अभी हाल ही में टैक्सेस में। तो एक बार मैं फिर से उसका रिकैप कर लेता हूं क्विकली। तो इक्विटी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा 12 महीने के पहले, और उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। 12.5% की रेट है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में आपको 20% की रेट है। पर जो डेट का टैक्सेशन है अनुज, वो काफी हद तक चेंज हो गया है अभी। और 2023 1 अप्रैल के बाद से डेट में अब इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है और डेट में अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कोई डेफिनेशन नहीं रह गई है। आपके सारे ही टैक्सेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म गेन्स हो, वो अब मार्जिनल रेट पर एप्लीकेबल टैक्स में जाते हैं। बट यहां पर एक बात जानने लायक है अनुज, कि चाहे आपका डेट टैक्सेशन हट गया यानी मार्जिनल टैक्स रेट पर आ गया है, बट डेट के लिए अभी भी आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो सेट ऑफ होता है वो आपको अभी भी एप्लीकेबल है। राइट, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो सेट ऑफ के क्लॉजेस हैं वो एक बार आपके सामने रख देता हूं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, चाहे वो किसी भी एसेट क्लास से हो, इक्विटी से हो, डेट से हो, रियल एस्टेट से हो, कहीं से भी हो, आप उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स दोनों के ही अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। हालांकि प्रूडेंस ये बोलता है कि पहले आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ करें, क्योंकि वहां पर आपका स्लैब ज्यादा लगता है। उसके बाद अगर फिर और कुछ ज्यादा लॉस बच जाता है तो आप उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में भी सेट ऑफ कर सकते हैं। यह है आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये है कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसे भी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो सकता है, शॉर्ट टर्म के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। और जो आपके पहले 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो टैक्स से एग्जम्प्ट होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगता है। ये कुछ रूल है, इसका फायदा लेके निवेशक अपने टैक्स बचा सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सानंद में प्रधानमंत्री मोदी एक और सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। कैंस
टेक के प्लांट पर 3,300 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए चलते हैं सीधे केतन जोशी के पास। केतन जी, बताएं क्या अपडेट यहाँ से निकल के आ रही है? देखिए, खबर बहुत बड़ी है। गुजरात वैसे ही सेमीकंडक्टर हब बनने की दिशा में जा रहा है और इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 31 मार्च को फिर से साणंद आएंगे और केन्स टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। 2 सप्ताह पहले वो माइक्रोन के प्लांट का उद्घाटन भी कर चुके हैं और इसी लोकेशन यानी कि साणंद पर और एक सीजी पावर का भी सेमीकंडक्टर प्लांट है। तो केन्स टेक्नोलॉजी ने इसके ऊपर 3300 करोड़ का निवेश किया है। साणंद में जीआईडीसी एरिया में 40 एकड़ जमीन पर यह प्लांट बन चुका है। सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी है। बस अब प्रधानमंत्री का आधिकारिक दौरा जब घोषित होगा तब, लेकिन हमारे सोर्सेस ने बताया है कि ये कंफर्म है 31 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और न केवल गुजरात के लिए लेकिन देश के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात है वो पहले डिपेंडेंट था, लेकिन अब 1 साल के अंदर हम ग्लोबल मार्केट को भी टच कर सकते हैं, जिसमें केन्स भी एक हिस्सा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। 3300 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ चुका है और फर्दर फैसिलिटी को एक्सपांशन के लिए भी केन्स टेक्नोलॉजी है वो निवेश का ऐलान कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केतन जी आपका पूरी डिटेल समझाने के लिए। अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का। इस हफ्ते वेबस्ट्रैटेजी.com के आशीष कयाल, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल उठावले और IDBI कैपिटल की क्षितिजा साल्वी के बीच मुकाबला है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फिलहाल इनके रिटर्न्स। तो आशीष जी का करीबन 4% पोर्टफोलियो प्रॉफिट में, अमोल जी का 7.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट और क्षितिजा जी हल्के से मुनाफा वसूली के साथ यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है। 1.5% की कमज़ोरी फिलहाल आपको दिखेगी। चलिए, वक्त हो चुका है एक बार नज़र डालने का कि आज कौन सा मैनेजमेंट KYC में आने वाला है। तो आज बात करेंगे आयशर मोटर्स के साथ बस कुछ ही मिनटों में।